नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने एक नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है जो निचली अदालतें हैं उनके लिए, यानी जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं उनके लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिससे कि इससे कि लाखों ऐसे पति जो बेवजह के धारा 498 ए के झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं उनका बचाव होगा। अब वो झूठे मुकदमों में फंसने से बच सकेंगे। साथ ही साथ इस जजमेंट के आ जाने के बाद एक नई प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी, नया गाइडलाइन आ चुका है। तो ये जो जजमेंट आया है पतियों के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है और लाखों पतियों को इस जजमेंट से फायदा मिलने वाला है। तो ये जजमेंट आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब आई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए ये जो किताब है, जैसा इसका नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, यानी जो ऐसे पति जो धारा 498 ए के या फिर अन्य किसी भी पारिवारिक मुकदमे में उलझ जाते हैं, झूठे मुकदमों में फंस जाते हैं, उनके बचाव के लिए ये किताब आई है। अब उन्हें क्या करना है जब उनके ऊपर झूठा मुकदमा लग जाएगा, कैसे उनके ऊपर जो मुकदमा लगा है उसमें प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से उन्हें प्रार्थना पत्र देना है, क्या क्या चीजें उन्हें करनी है, क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें इस किताब में बताई गई है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा चल रहा है तो ये किताब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस किताब की मदद से आपके लाखों रुपए बचने वाले हैं, साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, कहीं आपको कोई ठग नहीं पाएगा। और जानकारी होगी तो किस प्रकार से जल्दी मुकदमा खत्म कर सकते हैं ये चीज आप समझ पाएंगे, जिससे कि आपका समय बच सकेगा। तो ये जो किताब है ऐसे पति जो झूठे मुकदमों झेल रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस किताब को आप लोग जरूर परचेज करें। ये जो किताब है इसका मूल्य 550 रुपए है, लेकिन अभी इस पे 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो किताब का जो मूल्य होता है वो 500 रुपए है, प्लस 100 रुपए आपको कोरियर चार्ज पे करना होगा, यानी किताब का टोटल मूल्य 600 रुपए है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे आप लोग मैसेज करिएगा और बताइएगा कि सर मैं आपकी किताब खरीदना चाहता हूं, तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब अपने जजमेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस जजमेंट में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जो लेटेस्ट का जजमेंट है और जिसमें हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट जो होती है उनके लिए गाइडलाइंस जारी की है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को लेके। तो देखिए अब हम उस जजमेंट के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले जजमेंट के शीर्षक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो जजमेंट है वो 482 सीआरपीसी से संबंधित है, यानी क्वेश्चन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है उससे संबंधित है। अब देखिए ये जो जजमेंट आया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है वो रवीश मल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराती है। तो सबसे पहले जो पत्नी होती है उसका 200 सीआरपीसी में स्टेटमेंट दर्ज होता है, यानी कंप्लेंट केस में आप जानते ही होंगे कि 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट दर्ज जो होता है उसमें सबसे पहले 200 सीआरपीसी में जो परिवादी रहता है यानी जो कंप्लेनेंट रहता है उसका बयान दर्ज होता है। उसके बाद देखिए 202 सीआरपीसी में पत्नी के 2 गवाह जो होते हैं उनका बयान दर्ज होता है। अब कंप्लेंट केस के बारे में सारी प्रक्रिया आप डिटेल में समझने के लिए मेरी किताब आप पढ़ सकते हैं, जिसका मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे जब 200 और 200 सीआरपीसी में पत्नी के 2 गवाहों का बयान हो जाता है और यहाँ पे पत्नी का खुद बयान हो जाता है, उसके बाद देखिए जो कोर्ट होता है पति जो यहाँ रवीश होते हैं उन्हें और उनके घर वालों के ऊपर जिनका भी नाम होता है केस में सबको नोटिस करता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए 323 504 506 व साथ ही साथ 3 व 4 डीपी एक्ट की धारा लगती है और इन धाराओं में पति और पति के घर वालों को कोर्ट तलब कर देता है, यानी नोटिस कर देता है कि अब आप कोर्ट में आइए, हाजिर होइए, जमानत कराइए और मुकदमे का ट्रायल में भाग लीजिए। अब जब ये चीजें हो
जाती हैं उसके बाद जो पति और पति के घर वाले यहाँ पे होते हैं वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक एप्लीकेशन लगाते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत। अब इसमें जो पति और पति के घर वाले होती हैं उनकी तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि जब कोर्ट ने 200 सीआरपीसी का बयान लिया, उसके बाद 202 सीआरपीसी का बयान लिया, तो उसमें जो लोअर कोर्ट था यानी मजिस्ट्रेट का कोर्ट था उसमें उन्होंने सही से विचार नहीं किया, किस कारण से पति को तलब किया जा रहा है इन चीजों का उल्लेख ही नहीं किया। अगर कोई कंप्लेंट केस दर्ज होता है और उसमें प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो जब तलब किया जाता है तो मजिस्ट्रेट महोदय को ये सारी चीजें लिखित रूप में बतानी होती है कि क्यों वो जो अभियुक्त है जिनके ऊपर ये मामला बन रहा है उन्हें तलब कर रहे हैं। तो ऐसा कोई उल्लेख किया ही नहीं गया है यहाँ पे, वैसे ही सिर्फ लिख दिया गया है कि पत्नी का 200 सीआरपीसी में बयान हुआ, उसके बाद 2 गवाहों का बयान हुआ और इस आधार पे हम पति और पति के घर वालों को तलब करते हैं। तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस कारण से तलब किया गया है, क्या उन्होंने पाया अपने जो ये 200 और 202 सीआरपीसी का बयान देखा उसमें ऐसा क्या चीज उन्हें लगी कि पति और पति के घर वालों को तलब किया जाना चाहिए, उनके ऊपर मामला बन रहा है, इसका उल्लेख जो मजिस्ट्रेट महोदय है उन्हें जरूर करना चाहिए, तभी वो तलब कर सकते हैं। और जब ये चीज जो हाई कोर्ट होता है देखता है तो वो भी यही पाता है कि मजिस्ट्रेट महोदय ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने साधारणतः तलब कर दिया है यानी नोटिस कर दिया है और कह दिया है कि आप आके कोर्ट में अपना पक्ष रखिए। तो हाई कोर्ट यही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो होता है एक कहता है, अपना एक टिप्पणी करता है और महत्वपूर्ण यहाँ पे एक गाइडलाइंस भी समझिए जारी कर दिया है अब कि देखिए जब भी कंप्लेंट केस में 200 सीआरपीसी का बयान हो जाएगा और 202 सीआरपीसी का बयान हो जाएगा 2 गवाहों का, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है यदि अभियुक्तों को तलब करते हैं तो वहां पे उन्हें कारण स्पष्ट करना होगा कि किस कारण से उन्हें क्या चीजें लगी कि वो ये मामला बना रहे हैं और जो अभियुक्त है उन्हें तलब कर रही हैं। तो यहाँ पे अब मजिस्ट्रेट महोदय को इस चीज का उल्लेख करना होगा कि उन्हें ऐसा क्या चीज लगा कि जिसके वजह से वो मामले में अभियुक्तों को तलब कर रही हैं। और इसी सब आधार पे जो हाई कोर्ट होता है कहता है कि यहाँ पे जो तलबी की गई है यानी नोटिस किया गया है वो सही नहीं है, ये फिर से किया जाना चाहिए, फिर से विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने पतियों के पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब देखिए अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने झूठा कंप्लेंट केस इसी प्रकार से दर्ज करा दिया है और उसमें माननीय जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है कि वो क्यों तलब कर रहे हैं, क्या मामला बन रहा है, प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते हैं, सिर्फ साधारण रूप से तलब कर देते हैं। तो आप चाहें तो हाई कोर्ट भी इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकती हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत और जो आपकी तलबी हुई है आप उसे निरस्त करा सकती हैं। और ये जो जजमेंट है इसे आप रूलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा कर रहा हूं इन सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मैं पेपर कहां से पढ़ूंगा। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि मुझे वो पेपर कहां से मिलेगा जिसमें तलबी की गई है तो उल्लेख किया गया होगा। तो देखिए जब 200 सीआरपीसी का बयान हो जाता है, 202 सीआरपीसी का बयान हो जाता है तो उसके बाद जब मजिस्ट्रेट को तलब करना होता है तो वो एक आदेश टाइप कराते हैं। सारी चीजें एक पन्ने पे लिखी होती है जिसे ऑर्डर शीट बोला जाता है। तो ऑर्डर शीट पे सारी चीजें लिखी होंगी। तो आप ऑर्डर शीट मांगिएगा कोर्ट में जाके अपने वकील की मदद से या फिर आप डायरेक्ट ले सके तो जाके देखिएगा। तो ऑर्डर शीट में सारी चीजें लिखी होंगी तो आप वहां से पढ़ के देखिएगा कि जो तलबी हुई है आपको नोटिस हुआ है क्या उसमें कारण का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है। यदि कारण का उल्लेख नहीं किया गया होगा तो जैसा इस जजमेंट में हुआ है वो भी आप प्रक्रिया अपना सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।